Hello students, welcome to the Biology-std-11. In previous video, we discussed about the digestion of protein. Now, we finished the digestion portion of our chapter. Physiology of digestion is completed into two parts. That first part is alimentary canal and its digestive gland. And second portion is the digestion of carbohydrates, protein and lipids. We discussed already about the digestion of carbohydrates and digestion of lipids. In previous video, we finished the digestion of protein. We have concluded that all the macromolecules are converted into simpler form with the help of the various type of enzymes. So, carbohydrate is converted into glucose, fats is converted into glycerol and fatty acids, and protein is converted into various type of amino acids, because the simpler form is easiest absorbed by our cell. So now the second portion of this chapter is absorption. Now we discuss about this portion, that is absorption. What is absorption? So the absorption is the process. Absorption is the process which the digestion product or last product of digestion, which the last product of digestion means the micromolecules or simpler molecules is product of digestion is passes through intestinal mucosa in blood. जो माइक्रोमोलेक्यूल्स है यानी कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड fatty acid and glycerol is converted into simpler form and easiest absorbed by the cells which work on different types. So ये जो intestinal mucosa है जिसमें से शक्कर एंटेरिकस एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, तो ये जो intestinal mucosa है उसमें से जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे वो डायरेक्ट जो हमारा ब्लड और जो लिम्फ है उसमें ऐड हो जाएंगे. सो ये जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू है वो पॉसिबल होता है. अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड डन बाय थ्री वेरियस टाइप्स. फर्स्ट इज पैसिव, second one is active and third one is facilitated absorption. हमारे जो 8 चैप्टर था, जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था, उसमें हमने एक ऑर्गेनल स्टडी की थी, सेल मेम्ब्रेन. वो जो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स थी उसमें हमने उसका जो फंक्शन था, जो कि था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन स्टडी किए थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. सो ये जो तीनों के तीनों ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन है वो डाइजेशन के लास्ट में पॉसिबल होता है. जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल होता है. जहाँ पे एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होती है वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ग्रेडियंट्स जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है, मगर जो ग्रेडियंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके डायरेक्शन में होता है, इसीलिए उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट्स होता है, जहाँ पे एनर्जी है वो यूटिलाइज्ड होती है, जो वर्क करना है उसमें एनर्जी है वो यूटिलाइज्ड होती है, इसीलिए उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो क्या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ मॉलिक्यूल्स बाइंड होकर सेल मेम्ब्रेन है उसमें डायरेक्ट मूव हो जाते हैं. सो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है. पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है उसमें ग्लूकोज, वेरियस टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्सॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होगी. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इंक्लूड है, जैसे कि Na+ यानी कि सोडियम फ्लोराइड,
उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो ग्रेडियंट जो है, मॉलिक्यूल ग्रेडियंट है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। सो ये जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो टोटली एनर्जी यूटिलाइज पर वर्क होता है, डिपेंडेंस होता है। और जो फैसिलिटेटेड है, जो कैरियर प्रोटीन्स है, उसमें क्या होता है, तो क्या उसमें मॉलिक्यूल्स जो है उसको कंबाइन होने के लिए, बाइंड होने के लिए एक कैरियर है उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो फैसिलिटेटेड है वो उसके थ्रू होता है। सो पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड, ये तीनों के तीनों जो है वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस है। अब जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि बकल कैविटी है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये 4 पार्ट्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है जिसमें हमने कॉलन, सिकम को जो और रेक्टम को इंक्लूड किया है, तो ये जो 3 पार्ट है वो कभी भी डाइजेशन की किसी भी प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। वहाँ पे किसी भी टाइप की डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती। टोटली डाइजेशन इज कंप्लीटेड और टोटली डाइजेशन इज डन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन प्रोसेस इज अकर्स। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें एक ही फंक्शन होता है और वो है टोटली एब्सॉर्प्शन। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स है, ड्रग्स है, ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियम है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही फंक्शन है, टोटली एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कल देखा कि जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो टोटली डाइजेस्ट होकर उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड। सो ये जो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कन्वर्ट हो जाने के बाद, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद डायरेक्ट जो है वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं। मगर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रेक्टम का पोर्शन है उसके थ्रू है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो वहां पे टोटली वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जितने भी यूटिलाइजेशन मॉलिक्यूल्स है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, सम इलेक्ट्रोलाइट्स है, फिर जो ड्रग्स पार्टिकल्स है, वो सारे का सारा जो एब्जॉर्प्शन का पोर्शन है वो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है। लार्ज इंटेस्टाइन is very much important role, play very much important role in absorption. So जितने भी सारे absorption है वो large intestine में finish होते हैं। drugs, water molecules, electrolytes, etc. So यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन खत्म हो जाने के बाद टोटली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी जो बॉडी है उसके बाहर रिमूव होता है। उसको हम इजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जो हमने इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन है उसमें हमें बताया था। अब यहाँ पे जब ब्लड में वो सिंपलर फॉर्म है वो यूटिलाइज तो हो गए, सिंपलर फॉर्म जो है मैक्रोमोलेक्यूल्स का वो ब्लड में इंक्लूड तो हो गया, मगर अब कौन सी टिश्यू को कौन सा वर्क करने के लिए कौन सा माइक्रोमोलेक्यूल्स है वो चाहिए, ये जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं। कि ये जो माइक्रोमोलेक्यूल्स है और ये जो सिंपलर फॉर्म है वो हाउ टू यूटिलाइज, किस तरह से यूटिलाइज होते हैं हमारी बॉडी में, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। सो ये दोनों प्रोसेस जो है एसिमिलेशन, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है उसको किस तरह से यूजेस करना होता है वो जो डिपेंडेंट है उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो इजेशन की प्रोसेस है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल is removed out of body, it is known as ejection process. So assimilation and ejection की प्रोसेस जैसे ही खत्म होती है वहां पे हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। सो ये जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी सिंपल फॉर्म में है
पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है वो हमारा बॉडी के जो सेल्स है उसमें से जो ब्लड है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्प्शन के थ्रू है वो जितने भी यूटिलाइज मटेरियल्स है उसको यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स है वो हमारी बॉडी से है वो बाहर हो जाता है, जिसको हम इजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ये जो सिंपल फॉर्म में हमने मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया है वो कहाँ पे किस तरह से यूटिलाइज होगा, वो जो प्रोसेस है उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। सो ये जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है उसको डन करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए पहले जो है वो डाइजेशन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जबकि फैट्स और प्रोटीन्स है उसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीटली स्टमक और इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ में किसी भी टाइप का एंजाइम्स है वो फैट्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में इंक्लूडिंग नहीं है। सो ये जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है जो हमारा चैप्टर था फिजियोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सो ये यहाँ पे खत्म होता है। ये जो एब्जॉर्प्शन है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ एंड स्टमक, ये 4 पार्ट में कंप्लीट होता है। कौन कौन से पार्टिकल्स कौन कौन सी जगह पे है वो एब्जॉर्ब होते हैं, इसका एक टेबल फॉर्म है वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, हमने आपको जो नोट्स भेजे है उसमें भी हमने दिया है। सो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ विच पार्टिकल इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन है उसमें आपको लिखना है, लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में लिखना है। उसके अलावा माउथ जो है उसमें ड्रग्स का थोड़ा बहुत पोर्शन है वो एब्जॉर्ब होता है। सो ये जो सारा का सारा है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। डिफाइन द वर्ड एसिमिलेशन और इजेशन है वो आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है वो भी आपको 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। सो ये जो सारा का सारा टॉपिक है वो था एब्जॉर्प्शन का, जो कि हमारा सेकेंडरी पोर्शन था इस चैप्टर का। इसके साथ हम यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो मेन पार्ट है वो पूरा करते हैं। अब आगे हम है वो बहुत सारे ऐसे डिसीज है जो एलिमेंट्री कैनल यानी कि जो डाइजेशन है उसकी इरेगुलरिटीज है उसकी वजह से डिसीज क्योर होते हैं। सो ये जो डिसीज वाला जो पोर्शन है हमारा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो ये पोर्शन है वो ध्यान से पढ़े, लिखे, स्टेप बाय स्टेप लिखने की आदत डालिए। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको आसानी से याद रह जाएगा। सो सारा का सारा टॉपिक है वो रिवाइज कीजिए, एक बार लिखिए और फिर याद कर एक बार फिर से है वो लिखने की ट्राई कीजिए। एग्जाम में आप डेफिनेटली लिख पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।